ज्योग्राफी में देखेंगे तो ज्योग्राफी में आपको खास तौर से बोला गया है कि आपको उसमें पढ़ना है सामाजिक और आर्थिक भूगोल। बट क्वेश्चन जो आप देखेंगे ट्रेंड, उसमें आपको दिखेगा फिजिकल ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास तौर से भारत का जो भौगोलिक परिस्थितियां है, भौगोलिक विभाजन है, इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो एक एक करके सब्जेक्ट वाइज हम बढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है और कहां से आपका रिजल्ट जो है छुपा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, सबसे अधिक जो फोकस करने का एरिया है वो हिस्ट्री का है। ठीक है, दूसरा जो है वो है बिहार, हिस्ट्री बिहार, बिहार स्पेशल, बिहार का मतलब बिहार स्पेशल। ठीक है ना, करेंट, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करेंट, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कोई सब्जेक्ट छूटा? मैथ। ये टोटल आपका ये 8 है। 8 में से सबसे अधिक जो फोकस का एरिया है वो हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो पिछले मैंने 7-8 सालों का क्वेश्चन का विश्लेषण किया, उसमें देखा जा रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 40 और मिनिमम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 24 है। ठीक है, तो देखा जाएगा तो 24 से लेके 40 क्वेश्चन का जो एरिया है वो यही है। बिहार स्पेशल का भी कुछ इसी तरह का है। 25 से लेकर यहां जो है 35 तक का क्वेश्चन जो है यहां से पूछा जाता है। करेंट में पिछली बार भी अगर देखेंगे तो 37 के आसपास पूछा गया है, यानी कि इसमें कम से कम क्वेश्चन जो है 20 से लेकर एरिया जो है वो 35 क्वेश्चन तक का है। इससे ज्यादा का क्वेश्चन का एरिया नहीं है। साइंस में इसमें भी बढ़ता घटा रहता है। 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस से। ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन है वो भी घटता रहता है, 15 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन है। पॉलिटी में क्वेश्चन जो है वो 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में भी 5 से लेकर 10 क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन, और मैथ जो है वो फिक्स है। तो पूरे 8 में से केवल मैथ ही है जो फिक्स है, बाकी कोई फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी रिजल्ट का अगर एरिया देखा जाएगा कि रिजल्ट जो है हमारा कहां पे छुपा हुआ है, तो रिजल्ट जो है वो आपको खास तौर से ध्यान देना, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करेंट। ठीक है, ये 3 अगर एरिया को देखते हैं, और साइंस में भी स्पेशली बायोलॉजी से अगर ये 4 अगर आप पूरा कवर करते हैं तो अराउंड जो क्वेश्चन का है वो 120 क्वेश्चन का ये एरिया आपको पूरा कवर करेगा। ठीक है, लेकिन जिन्होंने साइंस को इग्नोर किया है उनको ज्योग्राफी अच्छे से करना पड़ेगा। पॉलिटी अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिटी की जो जानकारी है ऑलरेडी आप लोगों के पास इतनी है। मैथ में हम लोग क्या अब तक करते आ रहे थे कि मैथ में बी या सी हम लोग कलर कर देते हैं, जिसमें से कि कभी हमको 3 कभी 6 तक हमको मिल जाता है। लेकिन इसमें तैयारी करनी होगी ताकि कम से कम 10 में से 8 सही हो। ठीक है, यदि आपका ज्योग्राफी ठीक नहीं है, साइंस ठीक नहीं है, तो आपको ये कम से कम जो है मैथ को ठीक करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी बहुत ज्यादा नहीं है। पॉलिटी में भी बहुत हम आपको एरिया बताएंगे कहां से क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग बढ़ेंगे। अब बोलेंगे कि सबसे नेसेसरी कौन सा है जिसको कि बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हिस्ट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सबसे टॉप आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। बिहार स्पेशल पढ़ना ही होगा और करेंट को पढ़ना ही पड़ेगा। ये 3 सेक्शन है जिसको कि आपको सबसे अच्छे से करना पड़ेगा। रहा साइंस में अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो एटलीस्ट बायोलॉजी पढ़िए। अब बायोलॉजी में ही बताएंगे कहां से क्वेश्चन पढ़ना है। ज्योग्राफी में केवल इंडिया का जो है भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी है उसको पढ़िए।
पॉलिटी में ही बता देंगे कौन सा चैप्टर है। मैथ के लिए जो लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका केवल आपको रिवीजन करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको देखेंगे तो आरबीआई का जो मौद्रिक नीति है वो बस, और उसके अलावा इसमें से क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्लस आपको करना है बजट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन होता है जहां से आपको पढ़ना है, क्योंकि आज का क्लास इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका पूरा का जो व्यू है, ओवर व्यू है, वो क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अब चलते हैं कि सब्जेक्ट वाइज जो किताब आप लोगों ने लिया होगा। किताब तो मैं, चूंकि मेरी किताब है, मैं बोलूंगा कि अच्छी है, बट जिन्होंने कोई भी किताब पढ़ा होगा, हो सकता है आपने लुसेंट पढ़ा है, लुसेंट भी अच्छी, दोनों में से कोई भी, अगर इसको पढ़ा है ठीक है, अगर इसको नहीं पढ़ा है, लुसेंट पढ़ा है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि आपको केवल यही किताब पढ़नी है, बट इन किताबों में से पढ़ना क्या है। इन किताबों में से मैक्सिमम जो है आप केवल देखिए साइंस का पोर्शन, हिस्ट्री का पोर्शन, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी का, और केवल थोड़ा सा इकोनॉमी का। ये चार के अलावे इस किताब में से बाकी चीजों को नहीं पढ़िएगा, ठीक है। टाइम जो होगा बर्बाद होगा, केवल आपको ये चार पोर्शन को करना है। अब आगे हम आपको चैप्टर वाइज ही बताना शुरू करेंगे किसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पहले आपको किताब के बारे में डिटेल्स जो है बताते जाते हैं, देन फिर आपको नेक्स्ट जो है बिहार समग्र जो है उसको देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लिए होंगे। इसके अलावा दो किताबें मैंने पहले ही बताया था, एक है आपका क्राउन का और दूसरी है इम्तियाज अहमद की। तीनों में से कोई भी एक पढ़नी थी और दो किताब आपको एक्सचेंज करना था, पता है, तो इसीलिए आपको इसमें से करना है। बट इसमें भी जो है हर किताब में बहुत कुछ दिया हुआ है, बट इसमें से आपको क्या करना है कि हिस्ट्री का जो है, बिहार की हिस्ट्री का जो पोर्शन है, केवल और केवल एंशिएंट का पीरियड का जो है, जिसमें कि अभी आप लोग को पढ़ाया गया था मगध का उत्कर्ष, 16 महाजनपद, ये सब चीजें यहां से देखनी है, क्योंकि मगध का उत्कर्ष प्योरली पूरी तरह से बिहार से जुड़ा हुआ है, तो उससे प्रश्न आते हैं। उसी तरीके से देखेंगे मौर्य काल, गुप्त काल, जो कि हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वो पढ़ना है, वो आना ही आना है, तो इसीलिए उसको पढ़ना है। अब सीधे सीधे मेराइवल को स्किप करके हम सीधे आ जाएंगे फ्रीडम मूवमेंट पे, ठीक है ना। फ्रीडम मूवमेंट में भी 1905 से लेकर 1947 इसी पीरियड को जो है आपको इसको करना है। एक आपका पोर्शन हो गया हिस्ट्री का। अगर इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो बिहार के ज्योग्राफी के बारे में आपका बिहार का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वो पढ़ना है, और यहाँ की एग्रीकल्चर है उसको पढ़ना है, कहाँ कहाँ किस किस एरिया में क्या है, इसका यहाँ का स्वेल जो है यानी कि मृदा है, मृदा के बारे में पढ़ना है, फॉरेस्ट एरियाज कहाँ पे क्या क्या है उसके बारे में, रिवर, नदियां कहां से निकलती है नेपाल के और कहां मिलती है, और उस बाकी चीजें उसके जुड़े हुए जितने भी फैक्ट है वो पढ़ना है। थोड़ी बहुत मात्रा में हमारे यहाँ मिनरल्स है उसके बारे में पढ़ना है, और कुछ झील है, कुछ जो है जलप्रपात जैसे चीजें जो छोटी छोटी है उसको पढ़ना है। यहाँ पे जगह कांवर लेक वगैरह है, इस तरह की कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें ज्योग्राफी का है उसको ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा डीपली ज्योग्राफी में नहीं देखना है, पॉलिटी नहीं पढ़ना है, बट पॉलिटी की कुछ जरूरी चीजें हैं जिसको कि जानने की जरूरत है। विधानसभा में कितने लोग हैं, विधान एमएलए कितने होते हैं, एमएलसी विधान परिषद में कितने हैं, कब गठन हुआ, झारखंड कब अलग हुआ, क्या आंदोलन हुआ था, यानी पॉलिटिकल सिस्टम बिहार से रिलेटेड जो चीजें हैं केवल वही समझना है। और चूंकि पंचायती राज इलेक्शन अभी चल रही है, इलेक्शन के बाद एग्जाम होना है, इसका मतलब है कि पंचायत का 73rd अमेंडमेंट कब हुआ, उसके पहले जो कमिटियां थी 3-3 उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स, पंचायती राज से रेडी रहिएगा, 2-3 क्वेश्चन आपका आएगा 150 में से, ठीक है। तो ये सिस्टम केवल पॉलिटिकल जो बिहार का है उसमें से देखना है। इकोनॉमिक्स बिहार का नहीं पढ़ना है, केवल बिहार का जो आपका बजट है और आर्थिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे, उसको देखना है, बट केवल बॉक्स में हाईलाइट किया हुआ चीज को ही देखना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बिहार की किताबें मोटी मोटी है, लेकिन आपको जो पढ़ना है उतना ही पढ़ना है। लेकिन
बिहार की आधी बातें जो है वो कवर हो जाती है हिस्ट्री से। बिहार के हिस्ट्री को पढ़ने के लिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बिहार की हिस्ट्री हो गई। अलग से ज्यादा है नहीं, बट जैसे मान लेते हैं कि बिहार का पढ़ रहे हैं तो फ्रीडम मूवमेंट से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फ्रीडम मूवमेंट एक आपका केवल फ्रीडम मूवमेंट ना केवल हिस्ट्री का है बल्कि बिहार का भी फ्रीडम मूवमेंट है, जिसमें कि सभी आंदोलन में बिहार में कौन सा सेंटर था, कौन नेता थे, यही प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि 1905 मैंने लिखा है, 1857 से आपको शुरू करना है, क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में एवरी ईयर क्वेश्चंस तो अल्टरनेट नेट आता ही आता है। तो वहां से शुरू करते हुए आपको असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, 1942 के सभी आंदोलनों में बिहार के कौन कौन लीडर थे, इवन की गांधी जी के समय में कौन कौन उनके साथ थे, वो लिस्ट है एक, उसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चंस वहीं से आने वाला है और बहुत अच्छे से आप लोग इसको सुनिए और सुन लेते हैं अच्छा है, याद हो जाता है अच्छा है, नहीं तो घर जाके फिर से वीडियो आप एक बार देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण क्लास हो ही नहीं सकता, ना पहले हुआ है ना बाद में होगा, इसलिए बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। सो कॉन्शियस होकर पूरे माइंड जो है अपने जो एरियल है उसको एकदम खड़ा करके रखिए ताकि सब कुछ रिसीव होता जाए। सो इतना से आपका बिहार का पूरी कहानी जो है हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं, बिहार से आगे बढ़ते हैं। इस पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं बार बार क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन यही है, ठीक है। ये किताब है मोटी लेकिन इसमें पढ़ना है कम, सभी चीजें इसमें से नहीं पढ़नी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें से पढ़ना क्या है, तो इसमें से पढ़ना है आपको सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो हुआ है, ठीक है, राजा राम मोहन राय से होते हुए बाकी जितने भी कब कब हुआ, एक पूरा का पूरा सीरियल और डेट वाइज सब कुछ रख लीजिएगा। एक पोर्शन ये हुआ जिसमें कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। अब क्या है कि आप देखेंगे 1885 में आप जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उससे पूर्व जो संगठन थी उसके बारे में, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के बाद कौन कौन सा सम्मेलन हुआ, कब कहां हुआ, कुछ याद नहीं करना। 4 चीज तो इसमें याद करना है। पहले कौन थे, द्वितीय कौन थे, पहले अल्पसंख्यक कौन थे, महिला कौन थी, भारतीय महिला कौन थी, और फिर जो जो हुआ 1916 में जैसे होता है, हाँ, जो अधिवेशन है, समझौता है, इलाहाबाद है, लखनऊ, जो जो पैक्ट है या फिर लाहौर है, इंपोर्टेंट कुल मिला के जो है इसमें से 10 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये 10 ही फैक्ट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है और आपको यहां से निकल जाना है। अब जो है हम लोग को खास तौर से दिखाना है 1905 से 1947 का जो समय है, इस पे खास तौर से फोकस करना है, ठीक है। तो 1905 की ऐसी कौन सी चीजें थी, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन जो है, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन स्वराज वाला याद रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है ना। असहयोग के बाद स्वराज आया था, ऐसा नहीं कि स्वदेशी और स्वराज दोनों मिला लीजिएगा। तो बंगाल विभाजन की कंडीशन क्या बनी थी, कैसे बनी थी, और यहां से शुरू होता है आपका कुछ एक्ट, बहुत सारे एक्ट है जिसमें से कि आपको केवल 1909, 19, 35, 47 तक में जाकर एंड करना है। 4 उससे पहले जो आपका चार्टर एक्ट वगैरह है, तो कभी जो है सो आप देखेंगे चीन और चाय पे जो है आपको मिल गया, एक अधिकार मिला, उसके बाद शिक्षा के लिए हाँ 1 लाख। तो आप लोगों को सब याद है, बस इतना फैक्ट लेके आपको आगे जाना है, इससे ज्यादा फैक्ट पे नहीं कंसंट्रेट करना है। बट इस समय समितियां वगैरह जो बनी है हर आंदोलन के बाद, उस पर खास तौर से ध्यान रखिएगा। उससे पहले जो कांग्रेस सम्मेलन हुए, क्या क्या उसमें आया, फिर एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन थे, किन्होंने कहां कहां किस तरह से आंदोलन को बढ़ाया था और कौन कौन सा संगठन किया था, कौन सी उनकी न्यूज़पेपर थी, कौन सी पत्रिका थी, इस पे फोकस पूरा इसमें आपको फ्रीडम मूवमेंट के टाइम का करना है। अब क्या है, क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे आप आधुनिक भारत का इतिहास का, तो टाइमिंग का बहुत महत्व है। टाइमिंग अगर खाली आपको याद रहेगा तो आंसर निकलता जाएगा, तो कौन घटनाएं पहले हुई है, कौन बाद में हुई है। समटाइम्स जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन जो पहला आता है उसी से रिलेटेड दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन जो है आपको मिलता जाएगा। तो टाइम जो है खास तौर से याद रखिएगा, कौन सी घटना किसके बाद हुई है। ईस्वी याद नहीं हो कोई चलेगा,
बट कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ यह बहुत जरूरी है। उसी के आधार पे आपका पूरा का पूरा जो फ्रीडम मूवमेंट का समय का है वो पूरा आंसर आपका बनेगा। इसमें जो है देने के लिए तो बहुत सारी है, छोटी बड़ी बहुत सारे आंदोलन है, लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि बिरसा मुंडा वाला और संथाल का जो विद्रोह है उसको पढ़ लीजिएगा, वो पूछेगा। और हमेशा याद रखिएगा संथाल विद्रोह जो है वो झारखंड नहीं बिहार में हुआ था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कब की, जब दोनों एक साथ था। इसीलिए बिहार में पूछा जाता है बिरसा मुंडा और संथाल विद्रोह ये सब, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हमारे बिहार का पार्ट है। इसलिए गलती से ये नहीं सोचना है, खोजते रहना है कि अब झारखंड नहीं है ये है वो, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो उससे संबंधित हमारा आंदोलन है, उसके हिसाब से आपको बढ़ना है। 1942 में भी जो है समानांतर सरकारें बनी है, बिहार में भी कई सेंटर्स थे, जहां जहां बना था कौन कौन सा सहयोग उसमें भाग लिया था। तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बिहार को भी जोड़कर उसी समय देखते जाना है और बिहार वाला चीजों को हाईलाइट करते चले जाना है, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें से अगर देखेंगे तो केवल और केवल जो है 40% से ज्यादा पढ़ना ही नहीं है किताब में से, ठीक है। जो मैंने पोर्शन बताए हैं इससे अधिक आप कुछ भी मत पढ़िएगा। कोई किसान आंदोलन नहीं, कोई जनजातीय आंदोलन नहीं, नथिंग, कुछ भी। बाकी चीजें जो दी गई है उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जिन्होंने एनसीईआरटी किताब पढ़ा होगा 9 से लेकर या 8 से लेकर 12 क्लास का, बहुत अच्छा, लेकिन कोशिश करना है ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स जो है उसके लिए पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अच्छे से दी गई है। क्लियर है? तो ये पूरी की पूरी बातें आपकी हो गई हिस्ट्री की, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो सिलेक्टिव हमने कहा है वहीं से क्वेश्चन आपको बनाना है। ओके, मेरे ख्याल से ये आप यहां से निकल चुके हैं। अब चलते हैं करंट की तरफ। देखिए करंट में मैंने कई चीजें बताया था, ठीक है। ये तो ठीक है, प्रतियोगिता आप लोग पढ़ते ही हैं। साथ में मैंने आपको बोला था 365 विजन, ठीक है ना, डिग्री पे चलिए 365 डेज या डिग्री, ये किए था। दूसरा था परीक्षा मंथन। अब इसमें से सब नहीं पढ़ना है, केवल एक ही पढ़ना है। अब क्या है कि अभी बहुत सारी मैगजीन्स आई है जिसमें कि सितंबर तक उन्होंने अपडेट करके रखा है कि सितंबर तक की आ गई है, लेकिन फिर अक्टूबर का कौन अपडेट करेगा, नवंबर का कौन अपडेट करेगा। तो अभी जो है जहां तक आया है वहां तक पढ़िए, लेटेस्ट जब आएगा 1-2 महीना का उसको ऐड करना है। करेंट में क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि 365 जो है उसमें से छूटेगा ही नहीं, क्योंकि है बहुत सारा, ये तो पूरा यूपीएससी के हिसाब से है। परीक्षा मंथन में उसी तरह है, छोटी बड़ी सभी फैक्ट को दिया जाता है। क्योंकि प्रतियोगिता परंपरागत रूप से जो आता है, स्पेशली इसमें देखेंगे प्रतियोगिता अगर पढ़ते हैं तो बॉक्स में जो चीजें दी गई होती है उससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके आलेख से कोई क्वेश्चन नहीं होता है। खास तौर से इसमें जो क्वेश्चन होता है वो देखेंगे खेल कूद का, इसका अच्छा होता है पोर्शन, खेल कूद का आप देख सकते हैं। आर्थिक वाला में जो कुछ मतलब का नहीं होता है, क्योंकि कंटिन्यूटी में होती है। आर्थिक से कोई क्वेश्चन इसमें से आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं समसामयिकी है, इससे आप कवर करते हैं। बट याद रखिएगा इसकी पूरी की पूरी चीजें जो है अर्धवार्षिकांक और वार्षिकांक में आती है। जब अर्धवार्षिकांक वार्षिकांक में आती है तो पूरा कंसाइज हो जाता है, यानी इसमें से जो जरूरी चीज है उसी को उसमें रखा रहता है। और ऐसे जब एक मैगजीन उठाएंगे तो बहुत चीजें दी जाती है। शुरू का ही कुछ आपको 30-35 पेज है जिसको देखना होता है, तो आप इसको देखते हैं तो ठीक है, नहीं अभी तक देखे हैं कोई बात नहीं है। सीधे परीक्षा मंथन या 365 विजन क्लासेज वाली जो है प्रिंटेड मटेरियल है उसमें से आप करेंट करिएगा। और करेंट कभी भी लास्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि लास्ट टाइम के लिए छोड़ते हैं, करेंट बाद में करेंगे, नहीं, करेंट अभी से ही आपको स्टार्ट कर देना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम करेक्ट करने का जो मंत्र है वो यही है कि आपका करेंट और बिहार अच्छा होगा, आपका पीटी नहीं रुकेगा। लेकिन अगर ये दोनों चीजें अच्छी नहीं होगी, जिसको कि सबसे कम प्रायोरिटी आप लोग देते हैं और सबसे बाद में पढ़ते हैं, वही रिजल्ट का की है, वो सही होगा। बाकी ट्रेडिशनली सबको पता होता है, ठीक है। इसीलिए ये दोनों से ही आपका रिजल्ट आएगा। ये दोनों ही चीजों को आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देख के पढ़ना पड़ेगा। ओके, करेंट में क्या देखना है कि करेंट में आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है। करेंट में ध्यान रखना है कि वो घटनाएं, ठीक है, वो घटनाएं जो भारत को प्रभावित कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वही क्वेश्चन आएगा। बाकी भारत को कुछ भी प्रभावित नहीं कर रहा है, कहीं कुछ कुछ हो रहा है,
कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। केवल ये माइंड में रहेगा तो करंट आपको पकड़ में आएगा। इस बार का ओलंपिक हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, तो निश्चित रूप से आपको जो है ओलंपिक का तो याद कर ही लेना पड़ेगा, भाला फेंको से लेकर सारा कुछ, ठीक है ना। तो आपको उसमें से याद करना है। पैरालंपिक जो हुआ है उसमें भी भारत का अच्छा रहा है, इसमें का IAS ऑफिसर भी हैं, तो उससे भी प्रश्न आएगा। अफगानिस्तान से एक प्रश्न आने की संभावना है, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं वहां से एक क्वेश्चन आएगा। ज्यादा क्वेश्चन उसमें से आने की संभावना नहीं है, एक आएगा। ओलंपिक पैरालंपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। कोविड के बारे में हो सकता है 1 आध क्वेश्चन आएगा, बहुत नहीं आएगा, थोड़ा शांत हो गया है। 1 से 2 क्वेश्चन के चांसेस रहेंगे। बाकी ट्रीटी UNA ये सब चीजें जो हुई है, कहां कहां हुआ है, वो एक मैच कराने के लिए आएगा। जहां जहां संगठन का हुआ है या हेडक्वार्टर है, ये जो चीजें ट्रेडिशनली है वो आएगा करंट में, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। वैसे अगले वीडियो में हो सकता है कि हम आप लोगों को बताएंगे कि करंट में क्या क्या आया है, किस किस को फोकस करना है। इवन कि हम क्वेश्चन भी कोशिश करेंगे गेस भी हो जाए, आप लोगों को मिल सहूलियत भी हो जाएगी, तो पता चल जाएगा। जो अगर हम फोकस करेंगे, चूंकि ओवरऑल आज फोकस कर रहे हैं इसलिए ज्यादा न लेके हम धीरे धीरे केवल ब्रीफली आपको बता रहे हैं। अगर एक एक सेगमेंट को लेंगे तो आपको और बेटर ढंग से हम आपको फोकस करके बताएंगे कि यहीं से क्वेश्चन आएगा और यही क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो मुझे लगता है करंट का आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है, ठीक है। और करंट की पढ़ाई और बिहार की पढ़ाई ग्रुप में करनी है, खुद पढ़नी है और पूछताछ करना। एक जगह 2 लोग बैठ जाएंगे, 4 लोग बैठ जाएंगे, पूछताछ करेंगे। इसमें से टफ से टफ क्वेश्चन पूछना है ताकि सब याद हो जाए। दिन भर का टाइम रखना है और शाम में 5-6 बजे मिलना है और पूरी क्वेश्चन को एक दूसरे से पूछताछ करना है, पूरा याद हो जाएगा। ये प्रोसेस अगर आप करेंगे तो न बिहार का क्वेश्चन छूटेगा न करंट का क्वेश्चन छूटेगा। बट शर्त यही है, ईमानदारी पूर्वक जो करंट पढ़ेंगे वो सब कुछ कवर करिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ खास चीज ही पूछ रहे हैं, सब कुछ को कवर करिएगा तो क्वेश्चन से आपका आंसर जो है बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा है। हालांकि इसमें मैंने आपको जो 3 बताए हैं, इसके तो ये 4 किताब पे मैं हमेशा बोलता हूं कि 4 किताब से 120 से 30 क्वेश्चन का मेरा हमेशा रहता है प्रेडिक्शन क्यों आएगा। बट इस 4 किताब में से भी मैंने जो बताया है, इस 4 में ही केवल और केवल 40-50% से ज्यादा पढ़ने लायक कुछ नहीं है। तो ये 4 को अगर कम करिएगा तो 2 किताब में सिमट जाता है। 40 से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं सब्जेक्ट वाइज की कहां कहां किस किस चीज को फोकस करना चाहिए। हिस्ट्री में जैसा कि मैंने आपको बताया, हिस्ट्री में एंशिएंट पीरियड को अगर आप देखेंगे तो हड़प्पन पीरियड, ठीक है, हड़प्पा जो है उससे एक क्वेश्चन की संभावना, वैदिक से एक क्वेश्चन की संभावना। आप देखेंगे कि चूंकि बिहार आपको पढ़ना है इसलिए मगध है, और उसके पहले 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष से 1 से 2 क्वेश्चन की संभावना। मौर्य पीरियड से 1-2 क्वेश्चन, गुप्ता से आपका कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, हर्षवर्धन का पीरियड जो है हर्षवंश का, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, कुषाण से 1 क्वेश्चन के आने की संभावना है। फिर आप जो है मोहम्मद गोरी या महमूद गजनी के पीरियड को छोड़ भी सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर देखना है याद है तो ठीक है। बट आप लोग याद क्या करते हैं, पहला कब हुआ था, कब कब कहां कहां किया था, ये सब कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये सारा का सारा आता है कि किस तरह से आया था, लास्ट में जो है उसको किस सिंधु नदी के पार कर रहा था तो किस तरह से परेशान किया था या लौटा था, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है, या सोमनाथ को लूटा। तो वो घटनाओं को सीक्वेंस वाइज याद रखना है, ये नहीं याद रखना है कि कब हुआ कैसे हुआ। डेट वाइज अगर याद नहीं है तो सीक्वेंस वाइज याद हो। याद कैसे होगा, मैप पे आपको मार्क करना है कहां आया। हमेशा देखिएगा कि वो यहां आएगा, उसके बाद अगला बार वहां आएगा, फिर तीसरा बार वहां आएगा, या घूम के दूसरे जगह जाएगा, ठीक है। जैसे जूनागढ़ गुजरात का सोमनाथ गया है तो इसे घूम के गया, फिर रिटर्निंग में जो है वो कच्छ के रण में फंस जाता है। कच्छ के रण जो नहीं गए हैं उनको कोई आइडिया नहीं लगेगा कि कैसा चीज है जिसमें जाकर फंस गया। आप उसके बीच में चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा उत्तर किधर, दक्षिण किधर, पश्चिम किधर, ठीक है। व्हाइट डिजर्ट है पूरी तरह से, और व्हाइट डिजर्ट बिल्कुल सॉल्ट है। शाम के समय में जब आपका चांदनी रात, जब फुल मून का समय होता है तो ऐसा लगेगा कि पूरा मोतियों से भरा पटा है। मेरी पोस्टिंग वहां थी इसलिए ज्यादा व्याख्या कर रहा हूं। 1-2 पिक्चर डाल देंगे फेसबुक पे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो तो नहीं है, अगर होगा तो वहां जाके फंस गया। तो ये सब इमेजिन करने की जरूरत है। ये रहा एंशिएंट पीरियड का। मिराइवल में जो क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा कला एवं स्थापत्य, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चन ही आएंगे और साहित्य से जुड़े हुए चीज आएंगे।
ठीक है। और शासक को मोटा मोटी लेके चलना है, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर आपको देखेंगे इल्तुतमिश, रजिया और आगे जो मेन जो शासक हुए हैं, जैसे कि आपको देखेंगे फिरोज शाह तुगलक, एक क्वेश्चन की संभावना, MBT मोहम्मद बिन तुगलक से एक क्वेश्चन की संभावना। और फिर आपको देखना है मनसबदारी व्यवस्था और बाकी जो सिस्टम वहां पे थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और किसको क्या कहा जाता था, ठीक है ना। जैसे पत्राचार विभाग, इंसा और ये सब आपने टेस्ट में अपने दिया होगा, तो वो किस विभाग को क्या कहा जाता था, सल्तनत काल में क्या था, मुगल काल में क्या बताया, और किसके समय में क्या क्या साहित्य का प्रोग्रेस हुआ है वो देखना है, और किनके पीरियड में क्या क्या बना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अगर इसको कंसाइज करिएगा 3 से 4 पेज का मैटर है। इसको करने के अलावा किस शासक ने क्या क्या किया है उस शासक के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिएगा। जैसे आपने इसको पीरियड को खत्म किया, तो अगर आप इल्तुतमिश से शुरू करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक से, तो आप इल्तुतमिश होते हुए, रजिया होते हुए आगे के पोर्शन में जो मुख्य है वो है फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिर सिकंदर लोदी है, फिर बाबर पे आते हैं। बाबर के बारे में बहुत कम क्वेश्चन होता है, कभी होता है कभी नहीं भी हो सकता है। पर जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और फिर शेरशाह सूरी से क्वेश्चन, चूंकि बिहार से रिलेटेड है इसलिए वहां से क्वेश्चन, ये 5-6 शासक है जहां से क्वेश्चन की संभावना है। तो वो भी पीरियड आपका हमने शॉर्ट कर दिया। मॉडर्न में मैंने बता दिया कि आपको 1857 से क्रांति से लेते जाते हुए आपको 1885 का कांग्रेस, 1905 से लेकर 1947 के पीरियड को पढ़ना है। कुल मिला के हिस्ट्री में भी देखेंगे 30% से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने ग्रिड बनाया होगा तो आपको आइडिया मिल गया हो कहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप देखिएगा कि गांधी जी के इर्द गिर्द ही सारा का सारा क्वेश्चन 60% घूमता है, ठीक है। चाहे वो चंपारण का हो, चाहे कोई भी औद्योगिक क्रांति हो, वर्धा हो, कोई भी हो, सारा आंदोलन पे उन्हीं के आसपास 60%। अगर किसी ने उनके पूरे जीवनी को पढ़ लिया होगा, 20-25 पेज के उनके जो हैंडबुक आती है, तो भी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखना है गांधी जी के आसपास घुमाते हुए जाना है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि 60% 50% क्वेश्चन वहीं छुपा है, बाकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पूरा क्वेश्चन छिपा हुआ। तो ये आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री की कहानी। अब चलते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में पहले भी आपको बताया है, पॉलिटी में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके प्रस्तावना से 1 क्वेश्चन की संभावना है, मौलिक अधिकार से 1 से 2 क्वेश्चन 100% आएगा, राज के नीति से तत्व से 1 से 2 क्वेश्चन 100% आएगा, मौलिक कर्तव्य से आएगा नहीं भी आएगा, छोटा सा 11 है उसमें अमेंडमेंट हुआ है, खासतौर से यह ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आएगा, गवर्नर से क्वेश्चन आएगा, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पंचायती राज से 2 क्वेश्चन आएगा, क्लियर। कैग से आएगा नहीं भी आएगा, अटॉर्नी जनरल से आएगा नहीं भी आएगा, अमेंडमेंट से आपका 1 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो कुल मिला के 12 से 13 चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, ये रहा हिस्ट्री का। अब चलते हैं साइंस की तरफ, कहां से क्वेश्चन आएगा। साइंस में ह्यूमन बॉडी से संबंधित ही प्रश्न 90% आएंगे, ठीक है। 10% में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स का, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि वो केमिस्ट्री का पूछे, अदरवाइज क्वेश्चन की संभावना नहीं है। तो हम लोग ह्यूमन बॉडी पे ही कंसंट्रेट करेंगे, अदरवाइज कितना भी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लेंगे ना, क्वेश्चन मिलेगा ना हमको आंसर उसमें आएगा, क्योंकि वो रहता है टफ क्वेश्चन, पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन बायोलॉजी में जितना भी है, आप स्टार्ट करेंगे सेल से, पढ़े होंगे सब लोग साइंस, कोशिका से स्टार्ट करेंगे, टिश्यू यानी उत्तक से आगे बढ़ते हुए हमारा शरीर का ऑर्गन्स बनता है, और फिर हम लोग हर शरीर के ऑर्गन्स के बारे में, श्वसन, पाचन, ठीक है, उत्सर्जन, और जितने भी हमारे ग्लैंड्स वगैरह हैं, जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं, सारे के सारे सिस्टम से, हमारे रक्त धमनियां और रक्त समूह से लेकर सभी क्वेश्चंस जो है लिम्फोसाइट्स से प्रश्न ही पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका हार्ट सिस्टम भी जो है, हार्ट का भी जो है वो सब चीजें आएगी, मैक्सिमम क्वेश्चन। प्लांट वगैरह से थोड़ा बहुत क्वेश्चन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपका रिवीजन भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है ना। स्कैन हो रहा होगा, जो लोग पढ़े उनको स्कैन हो रहा होगा। साउंड को थोड़ा सा कम करिए। क्लियर है। साइंस का पोर्शन इतना ही। ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, जहां से आपके प्रश्न जो है कभी पूछा जाता है 30 तक, लेकिन कभी भी 20 से कम तो होता नहीं है। ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ज्योग्राफी में देखेंगे, सीधे आ जाइए इंडिया का ज्योग्राफी। इंडिया के ज्योग्राफी पे ही फोकस करना है। मैक्सिमम प्रश्न आएगा इंडिया के ज्योग्राफी का और इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी से। फिजिकल में क्या होता है कि आप जैसे ही भारत का भौगोलिक विभाजन करते हैं तो आप
सीधा जो है नॉर्थ में क्या करते हैं, हिमालयन रेंज करते हैं, प्लेन करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत करते हैं, फिर द्वीप समूह कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन मैक्सिमम है, सबसे अधिक। फिर क्लाइमेट में केवल और केवल क्लाइमेट में आएगा आपका मानसून से ज्यादा क्वेश्चन होगा। मानसून है या फिर आपका चक्रवात है, प्रति चक्रवात है, यहाँ जो हवाएं बहती है उस सब के बारे में क्वेश्चन होगा, थोड़ा बहुत उससे होगा। और उसके बाद छोटे छोटे हमारे द्वीप हैं भारत के आसपास के, उसके बारे में होगा। बाकी आप लोगों ने कर्क रेखा वगैरह वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। क्लाइमेट से थोड़ा रहेगा। समुद्री जलधाराएं, समुद्री जो द्वीप जलधाराएं, द्वीप, कोरल वगैरह वगैरह जो है वहां से प्रश्न पूछने की संभावनाएं रहेगी। भारत में जो है आर्थिक भूगोल से जो प्रश्न होगा, भारत के पोर्शन में ही 90% आ रहा है क्वेश्चन। आर्थिक भूगोल में खास तौर से आपका एग्रीकल्चर से रहेगा, फिर इंडस्ट्री से पोर्शन रहेगा। आवागमन के जो साधन है, स्पेशली रोड वगैरह जो है हाईवे का, उससे क्वेश्चन जो है पूछने की संभावना रहेगी। व्यापार वगैरह जो हो रहा है, ट्रेड, जो कि इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, वहां से प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। सामाजिक जो ज्योग्राफी है उसमें बिल्कुल बहुत कम क्वेश्चन होता है, क्योंकि वो ऑप्शन में पूछा जाता है, इसमें तो आता नहीं है। लेकिन बिहार के संदर्भ में जो है सेंसस 2011 चूंकि हुआ नहीं अभी तक, 11 के आधार पे बिहार का छोटा बड़ा घनत्व सब कुछ, केवल बिहार का ही नहीं भारत का भी आपको छोटा बड़ा से लेके सब कुछ एक चार्ट में दिया रहता है। और याद करना है, जब भी याद करिएगा 3-3 याद करिएगा, चाहे जिला बिहार का हो या इंडिया लेवल पे स्टेट हो, हमेशा 3-3 याद करिएगा। जैसे मैंने एग्रीकल्चर की बात की तो एग्रीकल्चर में सभी प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन, ऐसे करके याद करिएगा, ठीक है। तो ऑलवेज जो है 3-3 याद करिएगा, चौथा अपने आप मिल जाएगा। मैच कराने में या फिर हो सकता है बीच से क्वेश्चन उठाता है तो उसमें आपको आसान रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी का पोर्शन है। लेकिन गलती से ज्योग्राफी में ज्वालामुखी का प्रकार, बहुत सारे ये सब चीज नहीं पढ़ना है। ये जरूर पढ़ सकते हैं कि कहां कहां जो है ज्वालामुखी इंडिया में सक्रिय और सुसुप्तावस्था में है, ठीक है ना। तो पढ़े ही होंगे अंडमान निकोबार में, अब मुझे सब याद आ रहा है। तो ये हो सकता है, मतलब एग्जाम्पल वाला चीजें हो सकती है, लेकिन कोई प्रकार ये सब चीजें नहीं हो सकती है। बर्सन का भी प्रकार होता है, वर्षा का प्रकार, ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये सब प्रकार, ये सब चीजें ऑप्शनल की चीजें हैं, जीएस में नहीं पूछा जाएगा बिहार में। वो सब पोर्शन को छोड़ दीजिएगा, केवल वही पोर्शन फोकस करिएगा जो अप्लाइड हो, ठीक है ना, जो व्यवहारिकता लगता हो, जो व्यवहारिक तौर पे लगता हो कि ना ये सब एक इंसान को, एक शिक्षित व्यक्ति को जानना चाहिए, उस पर फोकस करिएगा। अप्लाइड चीजें जो है, व्यवहारिक चीजें, उससे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी। ये आपकी रही ज्योग्राफी की कहानी। इकोनॉमिक्स में आरबीआई सबसे टॉप प्रायोरिटी है, आरबीआई के बारे में। और आरबीआई का जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, आपको सभी जो है सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो सहित आपके सब कुछ पता होना चाहिए। और उसका इफेक्ट क्या होता है, मार्केट में क्या इफेक्ट होता है, हमारे ट्रेड पे क्या इफेक्ट होता है, आयात किससे घटता है, किससे बढ़ता है, कब आदमी के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, कम घट जाएगा। तो वो एक बार एक ही चीज को पढ़िएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। सो इकोनॉमिक्स में आपको खास तौर से ये देखना है, अगर थोड़ा बहुत अगर देखना है तो शेयर बाजार, सेबी बारे के बारे में पढ़ सकते हैं। बट गलती से आपको ये नहीं देखना है कि वो आईडीबीआई इस बैंक का कब राष्ट्रीयकरण हुआ, कितना बैंक का हुआ, अभी कितना बिक गया। हाँ, ये हो सकता है कि कहाँ कहाँ मर्ज हुआ, पीएनबी में कौन सा गया, यूनियन बैंक में 2 बैंक गई है, तो वो याद रखना है। अभी जो समान रूप से जो है वो जरूरी चीजें है। आप देखेंगे जीडीपी कितना डाउन हुआ, क्या रीजन था, फिर हम किस तरह से किस पहले तिमाही छमाही में कहां पे थे, ठीक है ना। तो ये सब आपका बजट का पोर्शन है। बजट में आपको इनकम टैक्सेशन वगैरह के बारे में जानना चाहिए, महिलाओं के लिए क्या है, ओल्ड जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए क्या है, तमाम तरह के प्रश्न जो है बजट से आपको देखना चाहिए। इकोनॉमिक्स में बजट, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो, व्यापार उसी से जुड़ा हुआ है। बस इतना ही, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की कोई संभावना इकोनॉमिक्स में नहीं रहेगी। बिहार की इकोनॉमिक्स में बिहार का बजट जो है, मैक्सिमम बजट कहां खर्च होता है, एजुकेशन पे, ठीक है ना, अराउंड 20%। तो ये देख लेना है कि 20% यहां होता है, इसमें होता है, इसमें होता है। बिहार का आर्थिक सर्वे देख लेना है और बिहार का बजट एक बार देख लेना है किस पे कितना होता है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। नेट पे सब अवेलेबल है। ये रहा इकोनॉमिक्स की पूरी कहानी। इकोनॉमिक्स पे इतना ही आपको फोकस करना है। तो आपको मैंने बता दिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। मैथ के बारे में बोलूंगा, 10 इयर्स का जो क्वेश्चन है उसे करना है, और जो आप लोग देखते हैं उसमें बहुत ज्यादा टफ होता नहीं है, 6 तक क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन ट्राई करिए, जो लोग सीनियर है उनसे आप लोग उसको करवा लीजिए।
अब कौन सा करंट का मैंने बता ही दिया है, करंट में कहां कहां से आपको देखना है, जो खास तौर से जो पुरस्कार है, खेल के बारे में जो है मैंने बता दिया था। ओलंपिक पैरालंपिक से क्वेश्चन तो 100% आ ही रहा है, उसमें से रेडी रहिएगा। 2-3 क्वेश्चन जैसे भी पूछा जाए उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इतना सारा क्वेश्चन आपको वहां से पूछा जाएगा। करंट में खास तौर से ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया है, भारत को प्रभावित करता हो, बिहार को प्रभावित करता हो, उन्हीं चीजों को आपको याद करना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा पोर्शन हो गया। बिहार का करंट में जो करंट हम लोग पढ़ेंगे उससे संबंधित होगा बिहार का करंट, बिहार का अलग से करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जो करंट होगा वही करंट जो है बिहार, जैसे अब बिहार का करंट वो भारत का भी हो सकता है। बिहार में पंचायती राज इलेक्शन कितने चरणों में हुआ? 11 चरण में, तो ये हो गया बिहार का करंट। उसी तरह का करंट आपको याद रखना है कि कितना समय हुआ, कब गठन हुआ, या कई बार पूछ सकते हैं कि कौन जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, या फिर सपोज दैट कि कोई मंत्री के बारे में मैच कराने के लिए हो सकता है, या बड़ी बड़ी योजनाएं भारत में आई है, लॉन्चिंग हुई है, वो सब आपको देखना होगा बिहार और भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये आपका पूरा पोर्शन और चैप्टर था जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे से माइंड में कर लीजिएगा, अदरवाइज जो है भेड़िए की चाल में फंसना नहीं है, ट्रैप नहीं होना है। वही करना है जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो बेटर हो सकता है, और सिलेक्टिव होकर पढ़ने से ही रिजल्ट आएगा। सामान्य तौर पे लोग बोलते हैं कि मेंस में सिलेक्टिव होना चाहिए, मैं समझता हूं कि पीटी में भी सिलेक्टिव होना चाहिए, तभी आप पास कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को समुद्र मंथन में से अमृत निकाल लेना है, या यूं कहे कि समुद्र में घुसकर उससे मोती उठा के ले आना है, तब नहीं तो ये पूरा का पूरा जीएस जो है वो एक समुद्र है, जिसमें से कहते हैं ना कि गागर में सागर भरने वाली बात है। तो गागर हमारा माइंड है जिसमें सागर में से लेके आना है, पूरा सागर को गागर में नहीं भर सकते हैं अपने माइंड में, क्योंकि तब तो कंफ्यूजन होगा और क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व होने के लिए एकदम बिल्कुल पार्टिकुलर होना चाहिए। अब इसका आगे का मैं स्टेप बताता हूं कि होता क्या है। आगे के स्टेप में ना आपको बहुत सरप्राइज होंगे कि होता क्या है इसमें। अब बोलेंगे कि पास होने के लिए जो है हमें कितना नंबर चाहिए? 110। ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे ज्यादा कट ऑफ 110 से ज्यादा नहीं जाएगा, ये गारंटी है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं 120 और 130 की तैयारी करने के लिए तो जो मैंने चैप्टर बताए हैं उसमें से 120-30 कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि इतना तो बताएं सर, हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ दे ऐसे जहां से हम लोग पढ़े नहीं, जैसे इलेक्शन कमीशन, या आपको यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या अनुसूचित जाति जनजाति, या ओबीसी आयोग वगैरह है, आयोग से पूछ दे। सर तो बोले नहीं थे पढ़ने के लिए। इसके लिए मैं क्या बता रहा हूं, जो पोर्शन छूट रहा है उसमें से हर में से आपका 2-4 को क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन छूटेगा। तो मान लीजिएगा 150 की तैयारी कर रहे, 100 हमको 110 ही सही होगा। हर क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट में से 2-4 हमको छूट जाएगा। लेकिन जो छूट रहा है अगर उसको पकड़ना चाहिएगा तो जितना पढ़ रहे हैं उससे डबल पढ़ना पड़ेगा, तो उसको छूटने देना है, क्योंकि यहां हमको क्वालिफाई करना है, टॉप तो करना नहीं है। और क्वालिफाई करने के लिए हमारा टारगेट क्या रहेगा? 2 तरह का होता है। 120 नहीं बना सकते हैं आप, 130 नहीं बना सकते हैं। आपको कम से कम जो है कन्फर्म आपको बनाना पड़ेगा 90 मिनिमम। 90 जो है आपको कन्फर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, 90 सही करना है, किसी हालत में कंफर्म सही करना है कि 90 मेरा सही है। तो रेस्ट कितना बच रहा है? 60 क्वेश्चन। दिमाग लगा के बनाइएगा तो इसमें से 20 सही होगा। ठीक है, ऐसे ही आंख बंद करके सही करिएगा तो भी 15 सही होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका नंबर जो है 105 से 110 ऐसे ही आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है 120-30 की तैयारी करने का। ठीक है, बट 90 से 100 क्वेश्चन, जिन लोगों ने 100 कंफर्म बना लिया वो कुछ भी बी भी रंग देगा, बाकी बचा हुआ तो भी उसका जो है 120 हो जाएगा सही। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोगों को तैयारी रियली में अगर देखा जाए तो 90-100 का ही करना है, न कि 110 और 15 का करना है, क्योंकि बाकी में से तो अपने आप आने वाला है। अच्छा, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और 100 अगर आप स्कोर करते हैं तो रेस्ट जो क्वेश्चन 50 है ना,
उसमें 50% आपका सही होता है, क्योंकि हमारा आईक्यू जो है और एलिमिनेशन का जो मेथड है वो हमको आ चुका है, क्योंकि हमको नॉलेज हो चुका है, हम एलिमिनेट करेंगे नहीं, ये तो सही नहीं है, ये तो नहीं है, आंसर आपका 50% सही होगा। लेकिन जैसे ही आपका तैयारी अगर कमजोर है और 80 पे अटक रहे हैं, यानी कि आपकी नॉलेज का लेवल अगर 80% पे है, तो जो सही होने का परसेंट हम यहाँ 40 बता रहे हैं, 50 बता रहे हैं, यहाँ 30 हो जाएगा। यानी कि जिसका 100 कंफर्म होगा उसका 125 सही हो सकता है, लेकिन जिसका 90 होगा 110 तो होना ही होना है। क्लियर, समझ गए आप लोग? तो ये मेथड से आप लोगों को तैयारी करनी है, क्योंकि जब हमारा पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाती है, हमारी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो क्वेश्चन मैक्सिमम बनता है, और मैक्सिमम बनता है तो कंफ्यूजन वाला भी बनता है सही सही। अब मान लेते हैं कि 90-100 की अगर हम तैयारी करनी है 90-100 के लिए, तो मैंने पहले ही बताया हिस्ट्री में अगर आपको आना ही है, हिस्ट्री, करेंट और बिहार स्पेशल और थोड़ा साइंस पकड़ेंगे तो ठीक है, यही आपको 100 दे देगा। लेकिन 100 में अगर आपको जहां दे रहा है उसमें से हटा दीजिएगा, पूरा 20 क्वेश्चन हटा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिलेक्टिव करवाया है, तो 20 आपको नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब समझ नहीं आएगा इसमें से क्या होगा, उसको साइड कर दीजिए। लेकिन बाकी जहां है, पॉलिटी का क्वेश्चन 2-4 नहीं आएगा, बाकी आएगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन 2-4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, बाकी आएगा। मैथ में 10 आया है, 6 आएगा, 4 नहीं आएगा। या बी ही रंग देंगे तो 3-4 अपना लक के ऊपर है। कभी कभी किसी को 6 भी मिल जाता है, किसी को 2 ही मिलता है, कई बार डिपेंड करता है। तो अगर उसकी तैयारी करके जाएंगे तो 8, 7, 8 सही होगा। ठीक है, वो कंफर्म हो जाएगा वहां से। उसी तरह इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा लॉजिक लगाना है तो आपका सही हो जाएगा। तो कुल मिला के ये होता है कि सभी की तैयारी जो है वो सब्जेक्ट में ना बहुत अच्छी होती है। पॉलिटी में सबको देखिएगा, सब लोग नॉर्मल, अगर पॉलिटी में 10 क्वेश्चन पूछा है, आप बनाइएगा 8, वो बनाएंगे 7, किसी का 6 हो सकता है, लेकिन किसी का 2-1 नहीं हो सकता है, और किसी का 10 में 10 भी नहीं हो सकता है। तो अंतर कितना है? 1 नंबर का, 2 नंबर का। ठीक है, उसी तरीके से हिस्ट्री में भी वही है कि हिस्ट्री में भी अंतर देखेंगे किसी का, तो अंतर केवल आएगा 3, 4, 5 नंबर का। अगर 35 या 40 क्वेश्चन पूछ देता है तो कोई 30 बनाएगा, कोई 35 बनाएगा, कोई 25 बनाएगा। अंतर जो है 5-7 नंबर का हो सकता है। लेकिन करेंट ऐसा है जिसको इग्नोर करता है, अगर 30 में से कोई बनाएगा 10 और कोई बनाएगा 30 का 30 हो सकता है, 1-2 गलत कर सकता है। यहां अंतर सीधे 20 का आता है। बिहार स्पेशल कोई बनाएगा 10 और कोई बनाएगा 30 में से 25 100% सही। तो यही तो पूरा अंतर हो जाता है। जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, जो प्रिपरेशन का है, वो सबका नॉर्मल होता है। लेकिन जहां आपका बिहार और करेंट आपका अच्छा हो गया, आपका नैया पार है। अदरवाइज पीटी बिहार का है बहुत टफ, यूपीएससी से भी टफ है, निकालना टफ है, क्योंकि सीट के 10 गुना देना है रिजल्ट। आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने ट्रिक बताए हैं। उम्मीद यही है कि जितने लोग आप अभी हैं सबका पीटी होगा, और जितने लोग मुझे अभी लाइव देख रहे हैं उसमें से कम जो है 10% लोगों का पीटी होना चाहिए। तब मेरा जो है 2 घंटा समय देना सही साबित होगा, या लगेगा कि हमने समय दिया, उसका सही यूटिलाइजेशन हुआ। दूसरा है, अभी समय जो है वो बहुत क्रूशियल टाइम है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब टाइम मैनेजमेंट पे हम आते हैं कि क्या करें हम, कि कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करें जिससे कि हम प्रॉपर जो है सो बढ़ सके। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास, हम ये मान के चलेंगे कि हमारा 12 को एग्जाम हो रहा है। ठीक है, बट उम्मीद यह है कि 1 वीक 2 वीक बढ़ेगा। बट आप ऑफिशियली नहीं बोल सकता, लेकिन जो उम्मीद है, क्योंकि इलेक्शन जो है 15 को आचार संहिता खत्म होगी, पता नहीं क्या होगा, बट फिर भी उसी डेट को मान के चलते हैं। ठीक है, गांधी जयंती का आज अवसर है, 2 तारीख है, 10 दिन उधर और 60 दिन, मतलब 16 कितना दिन हुआ? 70 डेज। मैक्सिमम जो है 70 डेज आपके पास है। इसमें से केवल और केवल जो है हमको 50 डेज स्टडी करनी है और 20 डेज जो है वो रिवीजन करनी है। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट होगा। ठीक है, अभी से हम लोगों का पूरा प्लान हम लोगों के हाथ में होना चाहिए कि हमको करना क्या है। हमारे पास 50 दिन है, हमारे पास 8 सब्जेक्ट है। आपको हिस्ट्री के साथ कोई भी जो अच्छा लगता होगा आपको पढ़ना चाहिए। बेटर यही है कि करेंट पे ध्यान दे। ठीक है,
करंट पढ़ लीजिए, हिस्ट्री और प्लस करंट पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि बिहार पढ़ना है, क्योंकि एक ही करंट आप फ्रेंड के साथ पढ़ना है करंट, इसलिए एक ही कोई ऐसे रिलेवेंट चैप्टर को ले सकते हैं। बिहार के साथ क्या करना है कि हमको ज्योग्राफी पढ़ लेना है। ठीक है, हो गया 1 2 3। उसके बाद क्या करेंगे, हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस में केवल और केवल बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायो। अब इसके साथ हम क्या करेंगे कि 2-3 टाइम जो है सो थोड़ा 1-8 घंटा इकोनॉमिक्स दे देंगे, थोड़ी सी पॉलिटी भी रिवीजन जो है कर लेंगे। ठीक है, और फिर जो है मैथ। डे के हिसाब से देखेंगे तो सबसे अधिक वेटेज जो है हमको हिस्ट्री और करंट पे कम से कम देना है 10 दिन, 10 डेज। ओके, बिहार और ज्योग्राफी पे देना है हमको 10 डेज। ठीक है, साइंस, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जो है उसमें हमको देना है 8 डेज। ठीक है, और उसके बाद मैथ पे आप जो है मैक्सिमम दीजिए 5 डेज। कितना दिन अब फिर बच गया आपके पास? 30 भी नहीं हो पाया, 23 दिन हुआ ना? क्या हुआ? 23 प्लस 27, हाँ 33 ना हुआ जी, 20 8 28 33 ना हुआ, 33। रेस्ट कितना बच गया? 17 दिन। अब मैं बताता हूं क्या करना है। अभी क्या करना है कि 10 दिन का जो पहला समय है हिस्ट्री और करंट पे हम लोगों को फोकस करना है, और हमें क्या करना है कि मॉर्निंग से लेकर दोपहर जब हम खाना खाने जाएंगे तब तक केवल और केवल हिस्ट्री पढ़ना है मॉर्निंग से। उसके बाद जो है खाना खा लिए, यानी लंच हो गया, लंच के बाद से लेकर रात के 11 बजे तक करंट पढ़ना है। 2 सब्जेक्ट ही केवल लेके चलना है। इस बीच में क्या करना है कि करंट के लिए 5 से 7 का या 4 से 6 का एक ग्रुप डिस्कशन रखना है केवल करंट के लिए। क्लियर है? और फिर आपको देखेंगे कि आपको नेक्स्ट 10 डेज में आपका 2 सब्जेक्ट कवर है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, 100% हो जाएगा। अब क्या करना है, जैसे ये पूरा हो गया, इसको थोड़ा देर के लिए कर देना है साइड। अब क्या है कि करंट जो है, ऐसा नहीं है कि आज मैंने करंट मॉर्निंग पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, डेली हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नहीं। कई बार क्या होता है कि उसको चेंज करना पड़ता है। आपने बताया था पहले भी मैंने आपको, कभी जो है मॉर्निंग में भी करंट पढ़ लिया करिए तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे खाना के बाद डेली जो है सो खीर खाने से अच्छा है कभी कभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ही खीर खाइएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे दही खाते हैं मॉर्निंग में तो रात में भी कभी कभी खा कर देखिए। सो सम चेंजिंग जो है यहाँ पे जरूरी है। 10 डेज में आपका करंट और ये पूरा हो जाएगा। लेकिन करंट अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि करंट हम लोग को पढ़ना है नवंबर तक, यहां तक हम लोग पूरा कर लेंगे। अब चलेंगे बिहार और ज्योग्राफी, 10 डेज। ज्योग्राफी और बिहार में क्या करेंगे कि ज्योग्राफी तो पढ़ते ही रहेंगे, फिर से ये बिहार के लिए जो हम लोग कह रहे हैं 2 घंटा का ग्रुप डिस्कशन इवनिंग में बिहार के लिए रखना है। करंट खत्म के बाद बिहार पे फोकस कर देना है। ठीक है, और बिहार में क्या करना है कि 3 किताबें, केबीसी नैनो वाली किताब, इम्तियाज अहमद सर की किताब और क्राउन की, ये तीनों किताब अलग अलग 3 फ्रेंड के पास होना चाहिए, या 6 फ्रेंड हो, 3-3 के हिसाब से होना चाहिए। बस इसमें कोई भी होशियारी नहीं, ये अच्छा है हम पढ़ लेंगे, वो खराब है तुम पढ़ लो, ऐसा नहीं। सब में से क्वेश्चन आएगा, इसलिए सबको एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेना है। एडवांस में बता देता हूं, क्योंकि माइंड ज्यादा चलता है ना, और गलत चलता है उसका रिजल्ट भी बहुत मुश्किल से होता है। तो ये आपको 2 घंटे का 5 से 7 का रखना है सेशन, या 4 से 6 का, जिसमें कि आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। क्लियर है? तो इससे क्या होगा कि आपका बिहार ज्योग्राफी हिस्ट्री करंट यानी 100 से ऊपर क्वेश्चन की तैयारी नेक्स्ट 20 डेज में हो जाना चाहिए। और तब फोकस करना है साइंस पे, केवल बायोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का। अगर ये इसमें अगर आपको मजा आ रहा है तो इवनिंग टाइम में ये भी आप कर सकते हैं कि पॉलिटी इकोनॉमिक्स से कुछ पूछताछ रख सकते हैं, ताकि आपका कंटिन्यूटी बना रहे। लेकिन इसके बाद जो है 28 दिन के बाद कोई मिल मिलाप नहीं, ये 28 दिन के बाद जो है रूम में बंद हो जाना है, उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं होगा। फिर क्या करना है कि ये मैथ जो है, जो सीनियर हैं, जो इंजीनियर हैं,
उनसे सीख लेना है। सीनियर अधिकारी है, वही बता सकते हैं। तो मैथ जो है थोड़ा 10 साल का देख के बना के सीख लेना है जितना ज्यादा संभव हो सके, लेकिन इसके लिए समय देना है 5 दिन, क्योंकि ये देगा 10 नंबर। ठीक है, ये पूरा प्लानिंग है। बचा अब आपको 17 दिन। अब 17 दिन में क्या होगा पता है? हम सब लोग जो है आलसी हैं। ये टाइम जो है एक्सटेंड करेगा और इसमें कम से कम 5 से 7 दिन जो है हमको एक्स्ट्रा लगने वाला है, जो हमने प्लान बनाया है। एडवांस में बता देते हैं, लगेगा, क्योंकि हम लोग भी प्लान बनाते थे, सक्सेस हमेशा नहीं होता है। तो ये इसमें से आपको 7 दिन जाएगा, 10 दिन बचेगा, जिसमें से फिर से क्या करना है कि हमको सारे सब्जेक्ट को 2-2 दिन में डिवाइड करके रिवीजन पे जाना है। 2-2 दिन में डिवाइड करना है, रिवीजन पे जाना है। नेक्स्ट जो हमारे पास 20 डेज बचेगा, वो तीसरे रिवीजन या थर्ड रिवीजन की तरफ हम लोग जाएंगे। ठीक है, ये थर्ड रिवीजन होगा। ये थर्ड रिवीजन में हम लोगों को यूज करना है व्हाट्सएप का। ठीक है, थर्ड रिवीजन जो है व्हाट्सएप का यूज करना है। शाम में जो 2 घंटा का हम लोग का कार्यक्रम चलता था, उसको अब करेंगे व्हाट्सएप, जिसमें कि 8 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। और इसमें हम लोग अंधाधुंध जो है करेंट और बिहार का नेक्स्ट 5 डेज पूछताछ चलेगा, एक दूसरे से पूछेगा और ये व्हाट्सएप से करेगा, मिल मिलाप बंद। ठीक है, तो ये आपका कुल मिला के जो है यहां से 5 डेज 7 डेज में आपका ये पूरा एक रिवीजन जो ऊपर का चैप्टर का है वो रह जाएगा। फिर भी आपके पास हाथ में बचेगा 10 डेज, जिसमें जो चैप्टर आपको इस पूरे डिवीजन में लगा हो कि यहां मेरा वीकनेस है, यहां कमजोर है, उसको केवल देखना है। लेकिन हमेशा जो है शॉर्ट टाइम निकाल के आपको रिवीजन पे फोकस करना है। तो ये 70 डेज का प्लान ऐसे होगा। लेकिन जो प्लान मैंने बताया है उसमें हमेशा 3 दिन 4 दिन आपका एक्सटेंड होगा। तो क्या करना है? घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, मशीन नहीं है कि एक्यूरेटली वो काम कर दे। अब हमारा मशीन भी एक्यूरेटली कहां काम करता है? मशीन भी अपने समय से काम नहीं करता, हम लोग ह्यूमन हैं। तो हम लोगों का समय भी जो है थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। इसीलिए मैंने एडवांस में सारे प्लानिंग बनाए हैं, ताकि आप घबराए नहीं, डिमोटिवेट नहीं हो। अरे मेरे पास समय नहीं, रिवीजन तो इतना दिन का दिए थे, फिर इतना दिन का कैसे? लेकिन जो मैंने प्लान बनाया है उसमें अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने स्टैंडर्ड आपको बताया है प्लानिंग 70 डेज का, वो 70 डेज अगर आपने सही से कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको बिल्कुल सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, फ्रेशर है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, पहले से पढ़े हुए हैं उसको भी इतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतराने से जो है आपको मन में हो जाएगा कि सब जान रहे हैं, आपका नहीं बनेगा। जब तक मैंने कहा है 3 बार रिवीजन नहीं होगा, नहीं होगा रिजल्ट। और नया फ्रेशर जो है वो भी बहुत संजीदगी के साथ संतुलित होकर पढ़ाई करेगा, उसका भी रिजल्ट होगा। सो कुल मिला के आपको इस हिसाब से आपको पूरा पढ़ना है। तो ये आपका था टाइम मैनेजमेंट प्लान। सो बुक का प्लान, टाइम मैनेजमेंट प्लान, टॉपिक्स का प्लान, ठीक है, सारा प्लान हमने बना दिया। अब रिजल्ट जो है एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो हमारे हैबिट पे डिपेंड करता है, हमारी आदत पे। आदत हम लोगों को अब छोड़ देनी है नाइट पढ़ने वाली, या 1 महीना चला सकते हैं। ठीक है, पहली अपने डे टाइम में हमारा 7 बजे से उठने का टाइम है, 11-12 बजे सो रहे हैं, 6 घंटा सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिन में 1 महीना पहले, नवंबर से, दिवाली के बाद से दिन में सोना बंद। ठीक है, सो दिन का जो ब्यूटी नैप है वो लेना बंद कर देना है। दिन में 1 घंटा सोना बंद कर देना है, और सीधे जो है आपको नवंबर से, दिवाली के बाद से ये जो उठने का समय है 6-7 बजे उठना है, फिर रात में 10-11-12 बजे सो जाना है। मोबाइल में जो रात में आप लोग जो चैटिंग करते हैं 3 बजे 4 बजे तक, वो बंद। उससे हो जाएगा प्रॉब्लम, होगा नहीं रिजल्ट। ठीक है, वो किसी काम का नहीं, भले पढ़ाई की बात कर रहे हैं, किसी काम का नहीं है। सोशल मीडिया को करेंगे साइड, 1 घंटा से 2 घंटा यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 आवर्स। उसमें से 1 घंटा किसी का वीडियो देख सकते हैं, और 1 घंटा जो भी आप करते हो, पर इससे ज्यादा अलाउ नहीं है, तभी रिजल्ट होगा। ठीक है, आदत नंबर 3 यह है कि सोने के समय
फेसबुक, यूट्यूब वगैरह यूज नहीं करना है। इससे आपको नींद आने में दिक्कत होगी और कई तरह के आप इमेजिनेशन करेंगे और लेट होगा। फिर सोशल मीडिया जो है हम लोगों को सोने से 1 घंटा पहले हाथ से छोड़ देना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स मेरा वीडियो जो है 1 बजे 2 बजे भी आता है रात में, क्योंकि हम जगह होते हैं, हमें तो एग्जाम नहीं देना है ना, बट आप लोगों को बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, हमको पता है कि क्या हो रहा है। तो आपको अपने समय पे आपको पढ़ाई करनी है। अपनी आदत को ठीक करने के लिए आलस को कर देना है साइड, ठीक है। आलस रहेगी, अगर आप लेजी रहेंगे तो रिजल्ट में होगी दिक्कत, क्योंकि अगर आलसी रहेंगे तो कई लोग होते हैं ना, पढ़ के सो के पढ़ना है, ठीक है। सो के पढ़ने के नाम पे मुंह पे किताब गिर गया, सो गया, या फिर वो सो के मतलब पढ़ना है, अच्छा आ जाएगा ठंडा, यही बात है ना। इसीलिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि दिवाली के बाद जो दिन में नहीं सोना है, लेकिन दिवाली के बाद दिन में लोगों को सुलाता बहुत है, इसीलिए कह रहे हैं नहीं सोना है, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम देना। ठंडे के मौसम का 2 ही फायदा है, एक तो यह है कि अब पढ़ाई करने वाला खूब पढ़ सकता है और सोने वाला खूब सो सकता है, ठीक है। रजाई में जाइए, ब्लैंकेट में जाइए, उसके बाद मजा जो है सोने का उससे अच्छा कुछ नहीं। बट पढ़ने के लिए इसको कर देना होगा साइड। अब क्या है सही तरीका कि हमेशा अपना पोस्चर जो है वो सही होना चाहिए। आपका टेबल कुर्सी पे पढ़ाई होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, टेबल कुर्सी को तो साइड कर दिए हैं, जमाना बीत गया टेबल कुर्सी पे, या तो किताब का पूरा अंबार है, बेड पे ही सब कार्यक्रम चल रहा है। उससे आपका पोस्चर तो खराब होगा, तबीयत भी खराब होगा, रिजल्ट में दिक्कत होगी। आदत जो है बहुत सारी है जो आप लोगों को छोड़वानी है, इस आदत को छोड़ेंगे तब रिजल्ट होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजों को छोड़ने में आपको कष्ट होगा, स्पेशली सोशल मीडिया को छोड़ना बहुत कष्टदायक है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। बंद कर दीजिए मोबाइल, 5 बजे 6 बजे खोलिए, उससे पहले मत खोलिए, फिर रात में बंद कर दीजिए, सोइए आराम से, या साइलेंट में रखिए। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि कॉल तो आएंगे, व्हाट्सएप कॉल आएंगे, बहुत कॉल आएंगे, तो फिर दिक्कत होती है ना। तो ये छोटी छोटी आदत है जिसको रखना है। खाना थोड़ा कम खाइएगा, भरपेट नहीं खाइएगा, थोड़ा कम कम खाइएगा, एनर्जी रहेगा। फ्रूट वगैरह, न्यूट्रिशियस फूड, ऐसा खाना नहीं खाते रहें कि बस खा रहे हैं या सो रहे हैं। न्यूट्रिशियस फूड कम हो, लिक्विड लेना है, पानी टाइम से लेना है 1-1 घंटा पे। अब तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आप मेरे बहुत कलीग हैं, हम सब कुछ बताए जा रहे हैं। 1-1 घंटे पे थोड़ा थोड़ा पानी ले, जूस नहीं ले सकते, खाना खाएं, जो भी है। जरूरी नहीं कि सब लोग जूस पिए, इतना तो आप लोग जूस के लिए वो नहीं कर सकते हैं, तो पता चलेगा कि जूस ही पी रहे हैं। और पॉकेट डायरी एक रखनी है, जो भी आपको याद नहीं होता है उसको उसमें रखना है याद करने के लिए। अपने स्टडी टेबल के सामने एक बड़ा सा व्हाइट कलर का जो है ड्राइंग चिपका दीजिएगा। उस पर जो भी याद नहीं होता उसको चिपका देना है। गारंटी है तीसरे दिन आपको याद हो जाएगा, क्योंकि नजर बार बार जाएगी। जहां बार बार आपकी नजर जाती है, वॉशरूम से लेकर स्टडी रूम, जहां भी है, आपकी अपनी रूम हो, मम्मी पापा जिसका रूम हो, जहां भी अगर लगाना हो वहां पे आप लगा सकते हैं, आपको याद ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा चिपकाएंगे उतना ज्यादा याद होगा। बट घर को गंदा नहीं करिएगा, लॉज को गंदा नहीं करिए, हॉस्टल को गंदा नहीं करिए, क्योंकि जिसको आप चिपका रहे हैं याद करने के लिए, उसको हम लोग क्या करते थे कि उसको फिर से रिमूव करके फोल्ड करके जहां दूसरे रूम में जाते थे वहां लगा देते थे। तो इस तरह से आप करिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बड़े से अलग अलग ऐसे लगेगा कि उसको अपने आप साथ ले जा सके। कोई बहुत सारी यादें जुड़ी होती है उससे, वो याद हो जाता है तो भी हम लोग उसको कैरी करते हैं। तो याद करने का एक फॉर्मूला यह है, याद को लेकर घबराइएगा नहीं, क्योंकि याद करने का जो 10 तरीका है उसको आप लोग जरूर अपना लीजिएगा, क्योंकि 10 तरीका जैसे अपना लीजिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और याद करने की समस्या है ही नहीं है, केवल मन का फितूर है, और मन में हमने सोच लिया है कि याद नहीं हो रहा है, तभी याद नहीं होता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं याद होती है। एक पेज को पढ़ने के बाद याद नहीं होती है, लेकिन एक पेज में से क्या क्या दिया गया है उसको समरी बनाएंगे। पिछले क्लास में आप थे ना सब लोग, मैंने बताया थे बुक्स को रीडिंग कैसे करना है, बुक्स में कैसे आपको पॉइंट निकालना है, पॉइंट को कैसे हाईलाइट करना है, एटलस को कैसे पढ़ना है। इसको करिएगा, याद तो होना है, झक मार के याद होगा, ठीक है। याद 100% होगा, याद ना होने की कोई संभावना है ही नहीं कि याद आपका नहीं होगा, याद आपको जरूर होगा। तो याद करने का ये सब तरीके हैं, ये इन तरीकों को आपको अपनाना है ताकि आपको याद हो सके, ठीक है। और दूसरी बात है कि पढ़ते हुए बार बार आपके मन में आएगा क्या होगा नहीं होगा, इसको भी साइड करिएगा, क्योंकि डीमोटिवेशन या ऐसी चीजें जो हर एक सप्ताह में आएगा कि क्या होगा नहीं होगा, उससे बचना है। और इसके बीच में फेस्टिवल है बहुत ज्यादा, ठीक है। दुर्गा पूजा का
व्रत जो लोग रख रहे होंगे, नवरात्रा से लेकर दिवाली छठ तक का बहुत सारा फेस्टिवल आपको करना होगा। फेस्टिवल को थोड़े समय के लिए साइड, या जो मैंने आपको प्लान बनाया है, जो आपको 7 डेज एक्सटेंड किया है, तो 9वीं को घूम लीजिएगा 3-4 घंटा। लेकिन ये नहीं कि 7वीं भी जा रहे हैं, 8वीं भी जा रहे हैं, 9वीं भी जा रहे हैं, थोड़ा रावण दहन हो रहा है, गांधी मैदान वो भी दिखाते हैं, ये नहीं करना होगा। ठीक है, क्योंकि आधे लोग तो उसी समय तक मान चुके होंगे कि इस बार तो मेरा नहीं होगा, छोड़ देते हैं। आधे तो ऐसे ही आपके आउट हो चुके होंगे, क्योंकि मैं जान रहा हूं सबकी मनोवृत्ति यही रहती है। बचे आधे जो है वो छठ दिवाली जाते जाते वो फिर सरेंडर हो जाएगा। बचेंगे 30% जो एग्जाम सीरियसली देने जाएंगे, और उसमें से एग्जाम हॉल जाते जाते 10%, क्योंकि 20% बोलेंगे कि अरे क्वेश्चन तो बड़ा टफ आ गया, होगा नहीं इस बार। 10% में ही आपका कंपटीशन फाइनली होता है, इससे ज्यादा होता ही नहीं है। सीरियस स्टूडेंट इतने ही होते हैं, 10% ओनली। ठीक है, तो छठ दिवाली वगैरह को भी थोड़ा एंजॉय कर लेना है, मिनिमाइज कर लेना है, और पढ़ाई करते रहना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनावश्यक अभी क्या ज्यादा भाग दौड़ न करे, पटना में रहे बेटर है, घर जाने की कोशिश न करे। क्योंकि मैंने तो 5-6 साल तक घर नहीं गया था, आप लोग जानते होंगे। हाँ, यहाँ जब मैं पटना आया, और मेरे घर और यहाँ के डिस्टेंस बहुत नहीं है, 40 किलोमीटर मैक्सिमम है, फिर भी नहीं गया था। तो ये एक चीजें है, कमिटमेंट है कि भाई हमें जो है पढ़ना है, और इसके लिए जो है एक बार पास कर दिएगा, फिर हो सकता है हर साल आप ही छठ दिवाली मनवाते रहिएगा, कहीं भी पोस्टेड रहेंगे तो आप ही के अंदर में सब कुछ चलता रहेगा, मजा करिए फिर। ठीक है, तो अभी आपको फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में पहली बार सीट कम है, बट अच्छी सीटें ज्यादा है। SDM DSP की सीटें जुड़ गई है, पिछली बार 2-3 साल में कम था, अच्छी सीटें हैं। और दूसरा क्या है, जब करना है तो इसी बार कर जाना है, कहां तक झेलते रहे अगले साल का, है ना। जब मेहनत कर रहे हैं तो हम इतनी अच्छी मेहनत करें कि सिलेक्शन हो जाए। सीट इतनी है कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा, जो लोग सीरियस हैं। आपको दूसरे से केवल बेटर करना है, अच्छा हो सकता है। और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो। करेंट के लिए मैंने जो बताए हैं ना, वो विजन का मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज जो है प्रत्युत्तर परीक्षा मंथन पढ़िएगा। 1 साल पीछे का, पिछला नवंबर से लेके अभी का नवंबर तक। ठीक है, 1 साल पीछे का। और कुछ क्वेश्चन है? हाँ, एक प्रैक्टिस जो है संडे करना चाहिए। यहाँ भी हम लोग ऑर्गेनाइज कर देंगे, आप लोग आइएगा, तो सेट प्रैक्टिस आप लोग संडे कर सकते हैं। और सेट का जो है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है हम कभी सैटरडे संडे आके अलग से लाइव से के माध्यम से ही बता दिया करेंगे, क्योंकि क्लास फिजिकली आप लोग आएंगे कितना ज्यादा तो आ नहीं पाएंगे। यहाँ क्लास में 2 घंटा समय आप लोग दीजिए, इससे ज्यादा समय मत दीजिए। 2 से 2.5 घंटा मैं उसको और शॉर्ट करा दूंगा, ताकि आपको जो मेन चैप्टर है उसको पढ़ाया जा सके। उद्देश्य केवल यह है कि सबका रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, सिंपल। जो लोग नए हैं उनका टारगेट बैच अलग से 7 को शुरू हो जाएगा, उनकी सेपरेट क्लास हो जाएगी। जिनको अभी नहीं एग्जाम देना है, या बिल्कुल बिगिनर हैं, या ग्रेजुएशन अभी जस्ट किए हैं, या ग्रेजुएशन भी नहीं किए हैं, 10+2 के बाद आए हैं, वैसे जो लोग बचे हुए हैं उनका अलग से सेपरेट बैच हो जाएगा। आपका टारगेट बैच है, टारगेट में टारगेट है, सीधा 67 से जो है सबका हो जाना चाहिए। 100%, कोई भी फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जीवन में जो है आप बहुत स्ट्रगल करेंगे। अब इससे अच्छा बेटर मार्गदर्शन गाइडेंस नहीं मिल सकता है। इसीलिए जो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि सबका रिजल्ट होना चाहिए, 100%, एक भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लोग उसके हिसाब से प्रिपरेशन करिए। नो स्टूडेंट शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। हमारा सीधा जो है सो वही मेरा लोगो भी है, और हमारा स्लोगन भी है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना। जहां दिक्कत होगा मैं सैटरडे संडे आता हूं, आप पूछ सकते हैं। छुट्टी के दिन भी होंगे, उसमें मैं ज्यादा आऊंगा। कोई भी कंफ्यूजन वगैरह होगा पूछ सकते हैं। और हम यह कोशिश हमने बता दिया है, जितने भी हमारे टीचर हैं उनको रिजल्ट ओरिएंटेड और कहां से क्वेश्चन आना है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइड करेंगे। टाइम को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे कम समय में। लेकिन क्लास को स्किप नहीं करना है। ये नहीं कि घर में जाके उस समय को भी आप लोग मिसयूज ही करिए। घर जाके टाइम किल ही होगा। आप 2 दिन ड्रॉप करके देख लीजिए, मुझे पता है। आप वहां जाके आलसी ही बनिएगा घर पे। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा क्रियाशील बन के आइएगा, जाइएगा, तो उससे ज्यादा सीखिएगा। ऑटो में बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, अपना सीख रहे हैं, घर गए कुछ सीख रहे हैं, यहाँ आए कुछ सीख रहे हैं। सीखने की प्रवृत्ति कंटिन्यू रखना है। और हमेशा याद रखना है कि कम से कम पर डे जो है ना, वो 2 क्वेश्चन की तैयारी आपकी होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन मिनिमम।
जैसे अगर मान लीजिए हमने ओलंपिक में पढ़ा था, अच्छा 2 क्वेश्चन तो आएगा, ओलंपिक पूरा पढ़ जाइए, 2 क्वेश्चन की तैयारी। अपने लाइफ में हमेशा हर दिन जो है जोड़ना है, अपने नॉलेज को जोड़ना है और टारगेट रखना है कि आज हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या सीख रहे हैं। तो पता चल जाए कि आज तो हम 3 क्वेश्चन की तैयारी कर लिए हैं, अच्छा 3 है, 3 मतलब 3 करते जाएंगे तो 90-100 तो हो ही गया हम लोग का। वो आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ना लगे कि ब्लैंक है, आज कुछ नहीं हो रहा है। और जो पढ़ाई की जा रही है, जो पढ़ रहे हैं वहीं पे पढ़िए। और ये सब यूट्यूब वगैरह देखना बंद कर दीजिए, सब जो है बकवास, यहाँ वहां कुछ कुछ बताते रहता है, आधा अधूरा पता नहीं क्या क्या, स्लोगन कुछ रहता है, अंदर कुछ रहता है, बताता कुछ नहीं है, खाली टाइम किल है। ये सब छोड़ दीजिए यूट्यूब और ये सब चीजें, सीधा फोकस करिए बुक्स वगैरह पे, और जो आपके सीनियर्स हैं या जो आपको गाइड कर सकते हैं उनकी बातें सीखिए, ठीक है, वो बेटर रहेगा। अदरवाइज जो है सो हजारों लोग जो है सो यूट्यूब में उन्होंने बना दिया है, कुछ टाइम थोड़े लगता है, बैठ के बनाना है, तो हजारों लोग इस पर जुड़े हुए हैं। अब इससे प्रॉब्लम होता है कि आपको लगता हो कि अच्छा ये भी है, ये भी पढ़ लेना है, ये भी सीख लेना है, कोई महासंग्राम चला दिया है तो कोई कुछ चला दिया है, तो उसमें आपका टाइम तो पूरा किल हो रहा है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको फोकस स्टडी करनी है, प्लान पूरा करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जिनका ग्रुप में डिस्कशन पॉसिबल नहीं है उनके लिए खुद सेल्फ स्टडी जो है उनको करना चाहिए। न उस तरह का पीसीएस में नहीं है, पीसीएस में रिजल्ट जो है मिक्स है, उसमें कोई बिहार में नहीं है, और कम रिजल्ट और ये ज्यादा की बात है वो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट टाइम डिस्क्राइब कर चुका हूं। उसका रीजन क्या है, मटेरियल हिंदी में इतना ज्यादा है, सब लोग पढ़ने के लिए दौड़ जाते हैं। मैं अब बता रहा था इतना सारी किताबें हैं, इतनी किताबें पढ़ेंगे रिजल्ट कैसे होगा? आपको कम पढ़ेंगे, बिल्कुल जो पढ़ना है सिलेक्टिव उसको पढ़ेंगे, इतनी मटेरियल है। इंग्लिश में अगर मान ले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, रमेश सिंह की किताब है, उसी को सब पढ़ता है। हिंदी में जैसे जाते हैं बहुत सारे राइटर्स, और बहुत सारे राइटर्स होने पे क्या होता है कि आपको लगता है अच्छा इसको ही पढ़ ले, इसको ही पढ़ ले, तो आपकी नॉलेज का लेवल जो है ना वो प्रेजेंटेशन लेवल उस लेवल पे नहीं जाता है। आपको वो कैप्सूल नहीं मिलता है जिसमें कि सीधे आपका रोग ठीक हो जाए। आप जो है बहुत सारा मल्टी विटामिन खा लेते हैं और आपको फायदा कुछ नहीं होता है, ठीक है, रोग कुछ है, इलाज कुछ हो रहा है। तो ये हिंदी में पढ़ने में यही दिक्कत है कि मैगजीन्स बहुत है, मटेरियल्स बहुत है, बुक्स बहुत है। इंग्लिश की खासियत क्या है कि उनके पास बहुत प्रिस्क्राइब, बहुत कम किताबें हैं। उनकी जो भी किताबें ऑथेंटिक और जो सेम किताब है उसको पढ़ना इजी है, कम टाइम लगना है। और यहाँ तो इतनी सारी बाढ़ आई हुई है कि एक तरफ बहुत सिलेक्टिव है और एक तरफ पूरा फ्लड है। अब इसके चलते जो है रिजल्ट का प्रॉब्लम है। मीडियम का कोई इशू ज्यादा नहीं है, प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अब बिहार में तो ऐसे भी कुछ इशू नहीं है, ठीक है। अब वही आप लोग यही देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पे कि अरे इतना ही रिजल्ट हुआ तो ये हो गया तो वो हो गया। मीडियम से क्या वो पक्षपात थोड़े करता है, जो है क्वेश्चन चेक किया था उसके हिसाब से होता है। थोड़ी बहुत हो सकती है समस्या, लेकिन ये नहीं है कि पूरा कुछ एकदम ब्लाइंडली जो है अलग चीजें चल रही है, ठीक है। उसी को शिफ्ट करना है। जैसे हमने जो टाइम दिया है उसको जो है आप शिफ्ट करिए। वर्किंग में हैं तो वर्किंग में क्या करना है कि 5-6 बजे आप फ्री होते होंगे। मॉर्निंग का 3 घंटा का समय है, शाम का 4 घंटा का समय, 7 घंटा हो गया ना। उस 7 घंटा में क्या करना है, मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट पढ़ लेना है, ऑफिस के आने के बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेना है, हो जाएगा। बस वैसे कर लेना है। बीच के समय में आपको ऑफिस करना है। अरे ऑफिस में भी आपके पास इतना समय कभी कभी मिल जाता है। ऑफिशियली तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जो कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल है जिसमें कि किताब लेकर लोग पढ़ते रहते हैं, हमारे यहाँ ही पढ़ते हैं, किताब तो पढ़ते ही रहते हैं। जब उनको टाइम मिलेगा, देखिए जहां अगर आपके पास अंदर से इच्छा शक्ति है, आप में जुनून है, सफल होने का कीड़ा घुस गया है या काट लिया है, तो सफल होना ही है। वो भले कोई जॉब हो, कुछ भी हो, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, घर में कितना भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी मोहल्ला में प्रॉब्लम हो, आपके जीवन में प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आपको सफल होने के लिए एक बार माइंड में घुस गया है कि मुझे करना है और करना है, तो कोई नहीं रोक सकता है। उसको होने से कोई नहीं रोक सकता है। एकदम मान लीजिए वो जॉब में है नहीं है, जॉब में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जॉब में से भी टाइम निकाल के लोग सक्सेस हुए। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट। कल फिर हम लोग मिलते हैं।